गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हमारे दिन की शुरुआत आपको पता है कैसे करते हैं। अभी तक हम एक एक श्लोक बोलते थे, मंत्र बोलते थे, लेकिन आज 2 से 3 है ना एक साथ बोलेंगे क्योंकि आपको अब याद हो चुके हैं। तो सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। सब अपनी आंखें खोलें। बच्चों, जैसा कि आप लोग अभी हम लोग आपको पता है कि अब मयूर पंख पढ़ रहे हैं। मयूर पंख में हम लोग पाठ 10 चींटियों का संसार पूर्ण कर चुके हैं, है ना। अब हम अगले चैप्टर की ओर जाएंगे। अगला चैप्टर है हमारा एवरेस्ट पर विजय, है ना। पाठ का नाम है एवरेस्ट पर विजय, है ना। एवरेस्ट पर किसने विजय पाई आपको पता है ना। माउंट एवरेस्ट हमारे संसार की सबसे ऊंची चोटी है। पाठ 11 एवरेस्ट पर विजय। ये कि बहुत ही हमारी सबसे ऊंची बर्फ की पहाड़ी है ना। तो इस पे सबसे पहले है ना किसने चढ़ाई की थी उसके बारे में, है ना। महिला जो थी, पहली महिला जिन्होंने शिखर की चढ़ाई की थी। और इसी के साथ मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी, है ना, जो कि बाद में सुनाऊंगी। पहले हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे। तो एवरेस्ट संसार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने की कल्पना करने के लिए भी हौसले की जरूरत है ना। चढ़ना तो दूर है, लेकिन उसके चढ़ने की जो कल्पना करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट छूने वाली पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। एवरेस्ट जैसे शिखर की चढ़ाई करने के लिए बछेंद्री पाल को क्या क्या तैयारी करनी पड़ी, तो आज हम निकालेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 67 निकालेंगे, है ना। पेज नंबर 67। देखिए, पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक का सामने होना जरूरी है। तो सभी लोग ये देखिए, बछेंद्री पाल का पिक्चर बना हुआ है। पार्ट 11 67 निकाल के, है ना, सामने रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ गई। ये बछेंद्री पाल खुद अपने बारे में बता रही है। वो बता रही है कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाकर चाय बनाई और कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता लिया। अब सुबह के 4 बजे थे, वो उठ गई थी। उन्होंने बर्फ को पिघलाया और क्या किया, कुछ बिस्कुट और चाय और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया चाय के साथ। इसके बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी और 5:30 बजे वो अपने तंबू से कहाँ के लिए निकल पड़ी, हिमालय की चढ़ाई के लिए। अंग तोड़ जी बाहर
खड़े थे और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर्जी यानी जो कि उनके साथ वहाँ पे जाने वाले थे। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वे रात्रि में ऊंचाई पर शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आना पड़ता अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना पड़ता। उनके साथ एक और जो जा रहे हैं वो अंगदोर्जी है ना, वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन क्या है, जब हम ऊपर जाते हैं बर्फ ठंडा बहुत होता है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिसके कारण हमारे हाथ पैर क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन रखनी ही पड़ती थी और वो रात में नहीं जाना चाहते थे। उन्हें या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर अपने जो स्थान है वापस आना पड़ता अथवा प्रयास को छोड़ देना पड़ता। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन होगा। देखिए बहुत कठिन होता है। हम सामान्य पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं और बर्फ के पहाड़ पे जाना तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम होते जाता है। अब इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो वो वापस आने का भी जोखिम था। फिर मुझे भी अंगदोर्जी पर विश्वास था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था, है ना। अगर उनके पैर ठंडे पड़ते तो वापस आने का भी जोखिम था, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो वापस आना भी पड़ता है। लेकिन बोले, उसने कहा कि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी, पर मैं अपने कपड़ों में, जो कि खास तौर पर ऐसे ही मौसम में चढ़ाई करने के लिए बनाए गए थे, काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक ही गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अब देखो 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी, है ना। जहाँ बर्फ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ठंड भी बहुत लगती है। पर मैं अपने कपड़ों में, जो कि खास तौर पर ऐसे ही मौसम में चढ़ाई करने के लिए बनाए गए थे, काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। देखिए अब जब कहीं हम जाते हैं तो वहाँ के अनुसार कपड़े भी पहने जाते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ जितनी ठंड होती है उस हिसाब से हम हमारे स्वेटर कपड़े पहनते हैं, और वहाँ पर भी क्या था, जितनी ठंड थी उस हिसाब से ही उन्होंने वैसे कपड़े पहने थे। अंगदोर्जी एक ही गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें काफ़ी सख्त और भुरभुरी थी, इसलिए हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे भी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा ताकि उस जमी हुई बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम पर अच्छी तरह से सोच समझ कर कदम उठाया। अब बर्फ क्या होती है, जम जाती, बहुत कड़क होती है। आप लोग घर पे ही देखते हो ना कि उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब बर्फ पे जमी हो, पहाड़ पे जमी होगी, तो वो तो बहुत ही कड़क होती है ना। और उसे कहाँ पे हल्की, जैसे देखिए कहीं पे क्या था, भुरभुरी भी थी, है ना, दलदल जैसी, कि अगर पैर रखेंगे तो फंस जाएगा, और कहाँ कड़क है तो उसको देखने के लिए फावड़े का इस्तेमाल भी करना पड़ता था कि कितनी खाई तो नहीं है ना। कहीं क्या होता था कि भुरभुरी है, हल्की हल्की है, अब ऊपर से लग रहा बर्फ और पैर भी धंस सकता था, तो उसके लिए बार बार फावड़े का इस्तेमाल करना जरूरी रहता। देखिए ये फावड़े से ये लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, ताकि इनको पता चल जाए कि कहाँ पे कड़क है और कहाँ पे नरम है। अगर नरम हुआ तो पैर अंदर चला जाएगा, और कड़क है तो आसानी से चल सकते थे वो लोग, है ना। अब 2 घंटे में कम समय में ही हम शिखर कैंप में पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर
दौड़जी बहुत आश्चर्यचकित और खुश हुए, है ना। और 2 घंटे में ही वो शिखर कैंप पे पहुंच गए। अंगदौड़जी ने पीछे मुड़कर देखा और उनसे पूछा बछेंद्री पाल से कि क्या तुम थक गई हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। यह सुनकर दौड़जी बहुत आश्चर्यचकित और खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, है ना। अब क्या होता है, जो भी दल आता है उनके साथ अंगदौड़जी जाते थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाहटू हमारे पीछे पीछे आ रहा है। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तब वह हमारे पास पहुंचा, है ना। अब धीरे धीरे वो चढ़ रहे। उन्होंने कहा कि पिछले वाले जो आए थे वो 4 घंटे में पहुंचे थे और इसी तरह अगर हम चलते रहे तो 1 बजे वहाँ पर हमारे जो सबसे ऊपर है ना, टॉप है, देखिए वहाँ पे झंडा लगाया है इंडिया का, वहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद, है ना, हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहटू नायलन की एक लस्सी लेकर आया था जिसके सहारे अंगदौड़जी और मैं चढ़े, जबकि लाहटू ने एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। लाहटू मीन्स वहाँ पे जो चढ़ाई करने में उनकी मदद करने वाला, जबकि लाहटू उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी। उसने रस्सी को पकड़ लिया था और वो दोनों ने उस रस्सी को पकड़ के उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। लाहटू ने ध्यान दिया कि मैं आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की बजाय 2.5 लीटर प्रति मिनट ही ले रही हूँ। यह देखकर उन्होंने सिलेंडर की नाव घुमाई और मेरी ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ाई। तो मैंने महसूस किया कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। देखो, ऊपर चढ़ने के लिए अनुभव जरूरी है ना, कि हमें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सिलेंडर वो लेके गई थी लेकिन उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने उसकी स्पीड 2 लीटर के हिसाब से बढ़ा रखी थी। जबकि लाहटू ने देखा, है ना, वो अनुभवी होते हैं, उनका रोज का काम होता है ऊपर ले जाना लाना, तो उसने क्या किया, उसकी स्पीड बढ़ाई, जिससे कि बछेंद्री पाल को अच्छा लगा, है ना। अपनी खुद की ताकत नहीं लगानी पड़ी, ऑक्सीजन अपने आप मिल रही थी। क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, तो हम देखते हैं ना हमारी सांस फूलने लगती है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है। तो वो तो पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने उसकी स्पीड बढ़ाई जिससे कि उन्हें चढ़ाई करने में और आसानी हो गई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस समय देखो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, पहाड़ जब खत्म होने लगते हैं तो ऊपर हवा और तेज हो जाती है क्योंकि उसे हवा चलने के लिए उन्हें उससे जगह मिल जाती है। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे और हवा से क्या हो रही थी, बर्फ उड़ रही थी। देखिए, हमारे यहाँ हवा चलती तो क्या उड़ती है, मिट्टी उड़ती, क्योंकि मिट्टी है हमारे यहाँ। अगर बर्फ में हवा चलेगी तो क्या उड़ेगी, बर्फ उड़ेगी, जिससे साफ दिखाई देना लगभग बंद हो गया था। कई बार लगा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। अचानक मेरी सांस मानो थम गई। मैं सफलता मेरे नज़दीक थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर बछेंद्री पाल। देखिए, उन्होंने जैसे ही थोड़ी दूर पर गए, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। अचानक मेरी सांस थम सी गई, है ना। जब हम किसी सफलता को प्राप्त करते तो हमें बहुत आश्चर्य भी होता है और एकदम से हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि सफलता मेरे सामने खड़ी है ना, वो एकदम टॉप पे पहुंच गई है। और 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ गई। तो देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो हमने देखा, इस पाठ में पढ़ा कि किस तरह से बछेंद्री पाल, है ना, कठिन, ये पढ़ने में हमें बहुत आसान लग रहा है, जब उनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही क्या है, कठिन है और बहुत ही मुश्किल काम था, है ना, जो कि उन्होंने करके दिखा दिया। तो बच्चों, इस पाठ को आपको पढ़ना है। पहले इसका होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, और इसके क्या करना है, आपको कठिन शब्द छाट के लिखना है। चैप्टर रीडिंग करना बहुत जरूरी है, जब तक आप नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए होमवर्क लिख लीजिए पहले तो। पाठ 11 वाचन
एवं कठिन शब्द छांटकर लिखिए। इसको होमवर्क लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप लोग अच्छे राइटिंग में लिख लो, है ना। होमवर्क करना जरूरी है आपको। चैप्टर को अच्छे से रीड करना है आपको। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे ना। सभी लोग अपनी क्लास पर कॉपी निकाल लीजिए। सभी लोग अपनी क्लास पर कॉपी निकालेंगे, नोटबुक, और हेडिंग डालेंगे। पाठ 11 एवरेस्ट पर चढ़ाई। इसके हम लोग लिखेंगे शब्दार्थ। सुंदर राइटिंग में पेज को मैम ने फोल्ड करना सिखाया है, फोल्ड करके लाइन ड्रॉ करनी सिखाई है। वैसे ही लाइन स्ट्रेट अच्छी सुंदर खींचनी है, आड़ी टेढ़ी नहीं खींचनी है। हेडिंग डाल लीजिए। डेट डालेंगे सब लोग साइड में, है ना। हमेशा डेट डालने की आदत डालें। जिस दिन आप वर्क कर रहे हैं उस दिन की आपको डेट डालनी है, इसलिए मैम डेट डाल के छोड़ देती है, आपको डालना है। शिखर कैंप मतलब चोटी पर बना शिविर। शिखर कैंप। चोटी पर बना शिविर। चोटी पर बना शिविर। प्रयास, प्रयास है कोशिश। जोखिम, जोखिम माने खतरा। फिर है बगैर, बगैर यानी बिना। अगला है ढलाऊ, ढलाऊ यानी नीचे की तरफ तिरछी बनी। नीचे की तरफ तिरछी बनी।
इतने लिख लीजिए, फिर आगे के लिखेंगे क्योंकि बोर्ड पे अब जगह नहीं है ना। आप लोग इतने लिख लीजिए, फिर आगे के मैम लिखाएगी। अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए। बोल बोल के अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे आप लोग। बोल बोल के सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आगे के, ताकि मैं दिखा सकूं। चलिए अब आगे के लिए लेते हैं। जिसका नीचे का नहीं हुआ है मैं अभी रहने देती हूँ, ऊपर जो 2-3 बचे हैं वो लिख देती हूँ। आपका अगर छोटा है तो आप लिख सकते हैं नीचे का। सख्त के बाद था हमारा भुरभुरी। भुरभुरी भुरभुरी यानी थोड़ी सी चाट पड़ने पर भी चूर चूर हो जाने वाली। थोड़ी सी चोट पड़ने पर चूर चूर हो जाने वाली। अगला है स्थल। स्थल यानी जगह। स्थल यानी सपाट, सीधी, न ऊंची न नीची। ऊंची न नीची। लिख लीजिए, इसे पूर्ण कर लीजिए। चलिए प्रयास कर दिया था, स आएगा यहाँ पे मैंने, आप लोग भी ठीक करना है ना। प्रयास स होता है, श नहीं होता है। प्रयास
स्क्रीनशॉट लेके रखें। इसी के साथ हम इसके श्रुतलेख शब्द भी लिख लेंगे। आपके पास नीचे जगह है तो ठीक है, वरना आप न्यू पेज पे लिख लीजिए ना। मेरे पास यहाँ जगह है तो मैं यही लिख रही हूँ। आपको पता है श्रुतलेख शब्द हम कितनी बार लिखते हैं? 3 बार, है ना। एवरेस्ट, जोखिम, एवरेस्ट, जोखिम, ऑक्सीजन, सुरक्षित, आश्चर्यचकित, तीन बार लिख लीजिए आप। बोल बोल के अच्छे से लिखेंगे। अभी आप श्रुतलेख एक बार लिख सकते हैं, इसे आप बाद में 3 बार लिख सकते हैं। बाद में मीन्स अभी ही क्लास के बाद लिखेंगे, ऐसा नहीं बाद में मीन्स कल पर तो 2-4 दिन बाद, है ना। ठीक है, तो आज का हमारा वक्त यहीं समाप्त होता है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने अब चैप्टर पढ़ा, श्रुतलेख शब्दार्थ हो गए इसके। अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे, तो सभी नोटबुक लेके बैठे हैं ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।